आखिरकार नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं। 2007 में परवेज मुशर्रफ दौर में वो 8 बरस बाद लौटे थे। तब उन पर इल्ज़ामात मुख्तलिफ थे। अब की दफ़ा मुख्तलिफ हैं, लेकिन सज़ाओं का दौरानिया तकरीबन मिलता जुलता है और सियासी नाअहली भी। मेरे 2006-2007 के दौरान नवाज शरीफ से लंदन में 1 साल तक मुसलसल मुलाकातें रहीं। तब मैं अरशद शरीफ और हमारे उस्ताद और मीडिया का बड़ा मरहूम नाम ज़ियाउद्दीन साहब और दीगर सहाफ़ी दोस्त अक्सर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और डेविड स्ट्रीट में खबरों की तलाश में पाए जाते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शख्सियत में बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ दूसरे के सामने खुद को सख्त एडमिनिस्ट्रेटर या संजीदा डर शो कराएंगे, क्राउड को पसंद नहीं करेंगे, चंद अफसरान टाइप लोग ही उनके करीब होंगे। अगर कभी ज़रूरत महसूस करेंगे तो बड़ा कहका भी लगा लेंगे। किसी को ज़रूरी बात समझानी होगी तो पूरा वक्त लगाकर समझाएंगे, लेकिन हाथ मिलाते वक्त कम ही फ्रैंक होंगे। उनके बरक्स नवाज शरीफ गर्मजोशी और मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाएंगे और आपको लगेगा कि आपकी उनसे पुरानी जान पहचान है। इसलिए अक्सर लोग नवाज शरीफ के मिलनसार तबीयत से खुश रहते हैं। वो भी चंद करीबी दोस्तों की महफिल सजाकर खुश रहते हैं, जहां लाहौरी गपशप जुगते हैं और लतीफ़े चलते हैं। वो खुद को क्राउड में नॉर्मल इंसान के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा कोई काम नहीं करते कि वो दूसरों को नॉर्मल या अपने जैसे लगें। नवाज शरीफ की एक आदत है कि वो हर बंदे से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पूरी तवज्जो से उनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन साफ जाहिर है करते वही हैं जो उनके अपने जहन में होता है। लेकिन दूसरे को इज्जत देंगे कि आपकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, बल्कि इस वक्त आपको ये एहसास भी होगा कि उनके नज़दीक आपकी बात से ज़्यादा अहम और कोई बात नहीं। मुझे याद है जब 2006 में लंदन में रिपोर्टिंग के लिए गया तो उनसे डेविड स्ट्रीट में मुलाकात हुई। बड़े अच्छे तरीके से मिले। मेरी उनसे पहली मुलाकात 2005 में जद्दा में हो चुकी थी। उन्हें 1 साल पहले की जद्दा वाली हमारी गुफ्तगू याद थी। पूछने लगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ भी वहीं मौजूद थे, कुछ और लोग भी थे। मैं अपना सियासी तज्जिया देने लगा तो वो हमातन गोश होकर सुनने लगे। दरमियान में शहबाज शरीफ ने कोई बात की तो फ़ौरन उन्हें टोक कर कहा, आपको मैं रोज़ाना सुनता रहता हूँ, मुझे इल्म है कि आप क्या सोचते हैं। मुझे इस वक्त उनकी बातें सुनने दें जो ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान से आए हैं। शहबाज शरीफ को उनका टोकना अच्छा नहीं लगा। वो दफ्तर से उठकर चले गए। नवाज शरीफ जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करते हैं। जब मेरी उनसे 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें 2006 से मुख्तलिफ पाया। अपोजिशन में रहते हुए जो गुफ्तगू वो लंदन में करते थे, अब वो गुफ्तगू ना सुनी, बल्कि वहाँ वो जो दावे करते थे अब सब कुछ उसके बरक्स कर रहे थे। लंदन में बैठकर वो मुल्क को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने की तरकीबें बनाते थे, और लगता था कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो शायद 5 घंटे भी ना सो पाएंगे, बस काम ही काम करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने इब्न बतूता की तरह पूरी दुनिया की सैर का प्रोग्राम बना लिया। हुकूमत उन्होंने अपने समधी इसहाक डार के हवाले की और बैरून मुल्क के 120 से ज़ायद दौरे किए। अपने पौने 4 साल दौर इक़्तिदार में वो 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे। सिर्फ लंदन के ही 22 दौरे किए, मतलब वो 1 साल पाकिस्तान में थे ही नहीं। पार्लियामेंट 8 माह तक न गए, सेनेट में 1 साल तक न गए, 6 माह तक काबीना इजलास नहीं बुलाए। पाकिस्तान में होते तो बुलाते। पार्लियामेंट की हाकमियत उन्हें सिर्फ लंदन या अडेला जेल में याद रहती है। सिविलियंस के इख्तियारात उन्हें लंदन में बैठकर याद आते हैं। नतीजा ये निकला कि पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, हुकूमत कमज़ोर हुई। इसहाक डार ने महंगे कर्जों से इकॉनमी चलाई। महंगे कोल प्लांट चीन से मंगवा कर लगवाए गए, जिनके पीछे सब शरीफ लोग थे। पिछले दिनों एक साबिक वजीर का बयान पड़ा कि नवाज शरीफ दौर में सस्ती बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए थे। मौसूफ खुद इस वक्त पावर के वजीर थे। क्या वो कसम खा सकते हैं कि साहिवाल और पोर्ट कासिम प्लांट सस्ते लगे थे या 30-40 अरब रुपए के करीब का लंबा खेल खेला गया था, और आज भी शरीफ लोगों को डॉलरों में अदायगियाँ हो रही हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे या अचानक कोई ऐसी बात हो जाएगी कि सामरी जादूगर अपने हेट में से कोई हमा परिंदा निकाल कर किसी और के सर पर बिठा देगा। नवाज शरीफ 40 बरसों से ज़ायद सियासत के गुलाम गर्दिशों में घूमने के बाद अब कभी कच्चे पर पाँव नहीं रखते, खुसूसन जब वो अपोजिशन में हो और इक़्तिदार उनसे छिन चुका हो। उस वक़्त उनसे ज़्यादा समझदार और मुल्क पर सिविलियंस की बर्तरी की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता। इनकी बातों से लगता है वो मुल्क के लिए बहुत परेशान है और सिर्फ वही मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। लेकिन जो ही वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, ये सब बातें भूल कर अपना सफरी बैग उठाकर हुसैन नवाज़ को साथ लेकर दुनिया की सैर को निकल जाते हैं। इन दौरों में हुसैन नवाज़ की दिलचस्पी सिर्फ अपने बिजनेस कॉन्टेक्ट्स बनाने में होती है। नवाज़ शरीफ के हामियों से जान की अमान पाकर अर्ज़ करूँगा कि
کئی ملاقاتوں کے بعد بھی میں کبھی ان کی ذہانت یا انٹیکٹ سے متاثر نہ ہو سکا۔ آپ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر لوٹتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ آج اتنا آگے پہنچ گیا ہے تو ایسے نہیں پہنچا، اس میں ایسی خوبیاں یقیناً موجود تھیں۔ میں جب بھی کامیاب لوگوں سے ملتا ہوں تو کوئی ایسی بات یا چیز ضرور محسوس کرتا ہوں جو میرے خیال میں انہیں آگے لے کر گئی۔ پاکستان میں آپ جتنے سیاسی حکمرانوں سے مل لیں وہ آپ کو متاثر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سطح سے بھی کم ذہانت بس سیاسی چالاکیاں۔ نواز شریف نے پچھلے 4 سال لندن بیٹھ کر جو گفتگو کی اس میں ایک بھی نئی بات نہیں تھی، سب وہی باتیں جو میں نے 2007 میں لندن میں ان کے منہ سے سنی تھی۔ فرق صرف ناموں کا ہے۔ 2007 میں وہ پرویز مشرف سے اپنا اسکور سیٹل کرنا چاہتے تھے، اب کی دفعہ وہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو فکس کرنے آ رہے ہیں۔ اینکر دوست منیب فاروقی جو کچھ عرصہ قبل لندن میں نواز شریف سے مل کر آئے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ اب بھی قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کے بیان پر قائم ہیں۔ نواز شریف کی خوبی سمجھے یا خامی، وہ سابق افسران کے احتساب بارے میں اپنی رائے نہیں بدلتے، خود چاہے وہ اڈیالہ یا اٹک قلعہ جیل یا بیٹھیں۔ پرویز مشرف کے خلاف بھی مقدمہ قائم کیا اور وہ فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ پر بھی مقدمہ قائم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے تک خاموش رہیں، لیکن یہ طے ہے کہ سب انسانوں کی طرح وہ بھی اپنی طبیعت اور جبلت کے غلام ہیں۔ ان کی حکومت 18 ماہ چلے یا 3 سال، وہ ٹکر ضرور لیں گے۔ نواز شریف کی واپسی کی خبریں سن کر مجھے بچپن میں پڑھی کہانی یاد آئی، ٹارزن کی واپسی۔ وہ ٹارزن جس کا پورے جنگل کو انتظار تھا۔